हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग तेलंगाना हाई कोर्ट के नाम से जरूर जानते होंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 10 अप्रैल 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से कोई भी इंडिया में आने वाली लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सबसे पहले हमें बताया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इन्होंने जूनियर डिवीजन सिविल जज के लिए रिलीज करी है, वो इन्होंने 150 वैकेंसी निकाली है। उसके बाद इन्होंने हमें पे स्केल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे आपका जो पे स्केल तेलंगाना हाई कोर्ट आपको पे करेगा, वो आपका 77,840 रुपीज से लेके 1,36,520 रुपीज के इन बिटवीन रखा जाएगा। आपको जो तेलंगाना हाई कोर्ट डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, वो आपको सिविल जज की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल 2024 से चालू हो जाएंगे और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 17 मई 2024 रात 12 बजने से पहले कंप्लीट कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। यानी कि 17 मई से पहले आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देना है इन एनी केस, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी स्टार्टिंग में ही, कि आपका सबसे पहले सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जो कैंडिडेट सीबीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसको मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और जो कैंडिडेट मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई करेंगे फाइनली उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। साथ ही साथ इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दी है कि हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि प्रीलिम्स यानी कि सीबीटी एग्जाम कौन सी डेट को कंडक्ट कराया जाएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम यानी कि सीबीटी का एग्जाम 16 जून 2024 को सुबह 9 बजे से 11 बजे के इन बिटवीन कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी आपके एग्जाम का जो ड्यूरेशन होने वाला है वो आपका 2 आवर्स का ड्यूरेशन होने वाला है। मेक श्योर 16 जून 2024 को आपको ये डेट पे प्रेजेंट होना है सीबीटी एग्जाम के लिए। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके हॉल टिकट यानी कि आपके एडमिट कार्ड 8 जून 2024 को रिलीज कर दिए जाएंगे तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि 150 वैकेंसी निकाली है, उनमें से हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी कितनी निकाली है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी 31 निकाली है, जिसमें से आपकी ओपन कंपटीशन यानी कि हमारे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 2 वैकेंसी हमारी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 2 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप ए के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप बी के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप सी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप डी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप ई के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। एससी के लिए
5 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से एक वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है और हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। यानी टोटल वैकेंसी हमारी 39 निकाली गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, जिसमें से 9 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। साथ ही साथ इन्होंने रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर के लिए टोटल 15 वैकेंसी निकाली है, जिनमें से 2 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। साथ ही साथ इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही फ्यूचर और एंटिसिपेटेड वैकेंसी जो निकाली है उसमें टोटल वैकेंसी 90 निकाली गई है, जिसमें से इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसी है, जिसमें से 11 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसी है, जिनमें से 3 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप ए के लिए 6 वैकेंसी, जिसमें से 2 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप बी वैकेंसी 8 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 3 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप सी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, वही 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप डी में 7 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 2 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बैकवर्ड क्लास ग्रुप ई के लिए 4 वैकेंसी, जिसमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी के लिए 14 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 5 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एसटी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी, जिसमें से 2 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। यानी कि टोटल वैकेंसी 90, जिसमें से 31 वैकेंसी हमारी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर की, जिसमें से टोटल वैकेंसी 14 निकाली गई है। यानी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में टोटल वैकेंसी 150 निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समझ लेते हैं कि वो कौन सा रिक्रूटमेंट है। जिस भी कैंडिडेट ने कभी भी अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करी है, यानी वो कैंडिडेट अभी कभी भी एम्प्लॉयड कैंडिडेट नहीं रहा है, उसने अपनी सर्विसेज किसी भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करी है, तो वो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट एक एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव उसने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट एक एनरोल्ड एडवोकेट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी चाहिए या फिर तेलंगाना हाई कोर्ट में होनी चाहिए, और उसको अपनी प्रैक्टिस मेक श्योर करनी है कि 3 साल उसकी प्रैक्टिस को कंप्लीट हो जाए एज पर ऑन 10th अप्रैल 2024। यानी अगर आपकी 10th अप्रैल 2024 तक 3 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपने प्रूफ को कैसे सबमिट करना है, जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते थे वहां के बार एसोसिएशन के साथ आपका एनरोलमेंट जरूर हुआ होगा। आप उस बार के प्रेसिडेंट से एक लेटर हेड पे लिखवाएंगे कि आपको प्रैक्टिस करते हुए उस कोर्ट में कितना टर्म हो चुका है। आपको वहां पर क्लियरली मेंशन करा जाएगा उस लेटर हेड में कि आपने इस डेट पे एज अ बार एसोसिएशन मेंबर ज्वाइन करा था और टिल दिस डेट आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है। उसी पेपर को आपको इनकी साइट पे अपलोड करना है एज प्रूफ। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें इसमें बताई है। इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा उसकी एज अबव 23 इयर्स होनी चाहिए और बिलो 35 ईयर होनी चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और इन्होंने 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी कि 40 इयर्स तक हमारे कैंडिडेट्स जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी एज 10th अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। 10th अप्रैल 2024 तक आपकी एज 40 इयर्स कंप्लीट नहीं होनी चाहिए और यूआर कैटेगरी वालों की 35 इयर्स कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी मैंने आपको बताया है वो मैच नहीं करता और वो एलएलबी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है और उसने अपनी एलएलबी में 60% एंड अबव स्कोर करा है और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने 55% एंड अबव स्कोर करा है, तो वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी एज 23 से अबव हो और 26 ईयर से बिलो हो और उसने अपनी एलएलबी की डिग्री 3 साल में ही ले ली हो। अगर इंटीग्रेटेड है तो 5 साल में ले ली हो,
तभी वो इस पोजीशन के लिए एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि हमारे लिए दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एलएलबी की डिग्री में आपने 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने 55% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए और आपकी एज 23 से लेके 26 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के तौर पे अप्लाई करेगा वो एक एनरोल्ड एडवोकेट होना चाहिए बार एसोसिएशन के साथ, जो कि आपकी तेलंगाना स्टेट की होनी चाहिए। यानी कि आप एक एनरोल्ड एडवोकेट जरूर होने चाहिए। बेशक आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो, लेकिन आप एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए, तभी आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के तौर पे अप्लाई कर पाएंगे जूनियर सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोजीशन के लिए। यानी आपके दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, एक एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं, एक आप एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि जो भी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा उसको लिखनी, बोलनी और पढ़नी तेलुगु लैंग्वेज फ्लुएंटली आनी चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि तेलुगु लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि इनके प्रीलिम्स के एग्जाम में आपका कोई भी तेलुगु के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मेंस के एग्जाम में आपका 30 नंबर का तेलुगु लैंग्वेज का टेस्ट जरूर कंडक्ट कराया जाएगा तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है अपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर को समझ लेते हैं कि वो क्या है। जो भी कैंडिडेट पहले ही एम्प्लॉयड कैंडिडेट है वो रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है और वो अपनी सर्विसेज किसी भी थ्रू कोर्ट में प्रोवाइड करा रहा हो, जैसे कि या तो सेक्शन ऑफिसर में हो, या कोर्ट ऑफिसर हो, या स्क्रूटनी ऑफिसर हो, या अकाउंट ऑफिसर हो, या फिर कोर्ट मास्टर हो, पर्सनल सेक्रेटरी हो किसी ऑनरेबल जज का। यानी अगर वो किसी भी थ्रू अपनी सर्विसेज हाई कोर्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रोवाइड करा रहा है तो वो एज अ सिविल जज के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो अप्लाई करेगा रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर की पोजीशंस के लिए। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, इन्होंने सबसे पहले बोला है कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव उसने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट एक वैलिड एनरोलमेंट करवा सकता हो एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट की एज लिमिट 48 रखी गई है, यानी कि अगर कैंडिडेट बिलो 48 ईयर्स का है एज पर ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2024 तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो उसका अभी वो एग्जिस्टिंग जॉब में था उसमें उसका एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि हमारे एपीपी, हमारे सीनियर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमारे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो ग्रेड 2 से बिलोंग करते हैं वो भी रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर की पोजीशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था तेलंगाना हाई कोर्ट आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जिसकी इन्होंने डेट आपको एडवर्टाइजमेंट में पहले ही मेंशन कर दी है। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, प्रीलिम्स के एग्जाम में मिनिमम 40% स्कोर करने वाले कैंडिडेट को ही आपको आगे के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे फाइनली उनका मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये आपके 3 एग्जाम होंगे। सबसे पहला एग्जाम आपका सिविल लॉ का होगा, पेपर 2 आपका क्रिमिनल लॉ का होगा और पेपर 3 आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपका 70 मार्क्स का आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स आपसे तेलुगु लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपसे प्रीलिम्स में कोई भी तेलुगु लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे डायरेक्टली मेंस में वो भी सिर्फ 30 मार्क्स के क्वेश्चन तेलुगु के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। फाइनली जो भी कैंडिडेट मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसे वाइवा यानी पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस इन्होंने हमें प्रीलिम्स के एग्जाम का ही दिया है। प्रीलिम्स के एग्जाम में सिविल लॉ में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपका सीपीसी आएगा, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, आपका एविडेंस एक्ट आएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा, मैरिज एक्ट आएगा, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, इंडियन ईजमेंट एक्ट आएगा, लिमिटेशन एक्ट आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, इंडियन स्टैंप एक्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा, कमर्शियल कोर्ट एक्ट आएगा, आपके हिंदू एडॉप्शन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट आएगा, आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट आएगा, आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आएगा, आपका तेलंगाना लैंड एंक्रोचमेंट एक्ट आएगा, आपका तेलंगाना बिल्डिंग एक्ट आएगा।
तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग आपसे सीआरपीसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीनल कोड यानी कि आईपीसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे एनआई एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तेलंगाना प्रोहिबिशन एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तेलंगाना एक्साइज एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जेजेज एक्ट पे आप पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पॉक्सको एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीवी एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट आएगा, क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एक्ट आएगा, तेलंगाना गेमिंग एक्ट आएगा और अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट आएगा। तो ये इन्होंने हमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग सिलेबस प्रोवाइड करा है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि मेंस का सिलेबस ये आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे बता देंगे, यानी कि आपका अभी मेंस का सिलेबस रिलीज नहीं करा गया है। जब भी होगा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिलेबस मेंस का रिलीज कर दिया है। तो ये इन्होंने हमें सिलेबस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ओसी बीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी, और जो हमारे एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो रेजिडेंट हैं हमारे स्टेट ऑफ तेलंगाना के, उनको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। और जो कैंडिडेट हमारे बाहर के कैंडिडेट है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। तो ये इन्होंने हमें एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्म करी है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे का प्रोसेस उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है जो मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रहा हूं, तो इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में ही आपको हेल्प डेस्क के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। इन्होंने आपको एक टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करा है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, 040236888394 पे आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप मेक श्योर करें कि आप इन्हें कॉल वर्किंग आवर्स के इन बिटवीन ही करें। लंच ब्रेक भी इन्होंने मेंशन करा है कि 1:30 to 2 PM इनका लंच ब्रेक होगा, तो आप उसके इन बिटवीन कॉल नहीं करें। और अगर आपको कोई क्वेरी रिजॉल्व नहीं करता है आपको कॉल पे, तो आप इन्हें मेल ड्रॉप कर सकते हैं helpdesk@telangana.government.in पर। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स के रिगार्डिंग। आपके 4 एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं, हैदराबाद, वेरांगल, करीमनगर और खम्मम आपका एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। तो यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।